हेलो एवरीवन। जो हम लोग कर रहे थे एसएससी रेलवे और अदर एग्जाम के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका पार्ट 3 आज हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? जो गदर पार्टी है वो कहाँ पे फाइंड की गई थी और कब? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जो सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी स्थापना। और गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? फाउंडेड बाय, इसके फाउंडर हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और जो है गदर पार्टी है, गदर पार्टी का वो कौन है? प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह बाखना, सोहन सिंह बाखना। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सोहन सिंह बाखना। और जो गदर पार्टी है इसका दूसरा नाम क्या था? पैसिफो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान हिंदुस्तान एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका ये दूसरा नाम था। और ये अमेरिका में बनाई गई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू? जो प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है, ये आया कब था? ये आया था 2006 में। और ये आया है पुलिस रिफॉर्म के लिए। तो सी इज द राइट आंसर, मतलब कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। और ये क्यों आया था? जो पुलिस रिफॉर्म में जो भी बदलाव होने थे, जैसे कि जो कुछ सिस्टमेटिक एरर्स थे उन्हें दूर करने के लिए। ठीक है, और जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके लिए ये रिफॉर्म आया था। प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2006 में आया था पुलिस रिफॉर्म के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द 1850-70 रिवोल्ट, जो 1857, ड्यूरिंग 1857 जब पीजेंट हैड टू पे द हैवी टैक्स इन द फॉर्म, मतलब कि 1857 में जो पीजेंट मतलब कि किसान जो हैं वो हैवी पे टैक्स करते थे। वो किसके फॉर्म में? तो वो लैंड टैक्स की फॉर्म में, क्योंकि किसान हमेशा क्या लैंड टैक्स देता था, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी स्टैंड फॉर, मतलब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बी इज द राइट आंसर, मतलब कि राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। और एनसीईआरटी के अभी अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं डी के सकलानी, सकलानी, डी के सकलानी, यानी कि दिनेश प्रकाश दिनेश कुमार सकलानी, डीपी सकलानी, दिनेश प्रकाश सकलानी। ठीक है, और 90 और एस सी ई आर टी, अगर ऐसे ही ये स्टेट के लिए होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में एस की जो है स्थापना हुई थी। और अगर याद करें, सीबीएसई जो है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है अभी? तो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल, जो है वो क्या है? सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए, एक योजना आई थी
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कब आई थी? ये 2004 में आई थी। ठीक है। और जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आई थी? 2004 में। और एक मिड डे मील स्कीम जो है MDM मिड डे मील स्कीम, वो कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम आई थी। और अगर शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें देखें, MDM, KGBB, CBSE, SCERT, NCERT, और अगर देखते हैं तो ये 15 अगस्त। हाँ, और जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब आया था? वो 2001 में आया था। ठीक है। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये आया था 2003 में। ठीक है। और अगर और भी शिक्षा के इंस्टीट्यूटों की बात करें तो जो है SCERT, CBSE, ये इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिए जाते हैं। और ठीक है, बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गांधी जी बाइकॉटिंग गांधी जी मूवमेंट ऑफ द बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, मतलब कि जो गांधी जी का बाइकॉटिंग मूवमेंट है वो उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से था गांधी जी का जो बाइकॉटिंग मूवमेंट है? वो था क्रिएटिंग द ये था एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। ठीक है। ये भी था कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब कि एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट तो था, लेकिन केवल कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना नहीं था, लेकिन ये तो था कि जो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट की मतलब कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है, खादी को बढ़ावा देना है। ठीक है, यही सारा कुछ था क्या? एंड तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये सारा कुछ था, लेकिन मेनली कारण ये था क्रिएटिंग ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा करना। दिस इज द मेन एम। ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई थी? 1920 में। ठीक, NCM जिसे कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्टी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, मतलब कि कौन सी जो है पहली फीमेल एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि शारीरिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से कुछ भी विकलांग, वो क्लाइम किया है माउंटेन एवरेस्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्नमा सिन्हा। तो बी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ था? ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था 2013। और जो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, जो क्या है इसकी हाइट है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये किस हिमालय में? ये बृहद हिमालय बृहद हिमालय वाले पार्ट में स्थित है। बृहद हिमालय वाले पार्ट में स्थित है, मतलब कि सबसे ऊंचे वाले हिमालय हैं। हिमालय तीन श्रेणियों में ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊंचे वाली श्रेणी पे ये है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है, और नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक, सागर माथा। और अगर हिमालय की सबसे बेस्ट सबसे तो पश्चिमी चोटी अगर पूछा जाए तो वो क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और सर सबसे पूर्वी अगर चोटी पूछा जाए सबसे पूर्व में, तो वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है। तो ये हिमालय का है। तो ये हिमालय जो है वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब कि यंग यंग फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। नए वलित पर्वत, मतलब कि यंग फोल्डेड माउंटेन से हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। और जो बछेंद्री पाल हैं, ये सबसे पहली भारत की महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी 1984 में। ठीक, मतलब इस टाइम PM कौन था? इंदिरा गांधी जी। ठीक, इंदिरा गांधी जी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1966 से 77, और 1980 से
1984 ये उनके पीएम का कार्यकाल है। और जो इंदिरा गांधी जी हैं, इन्हीं के टाइम 1975 में क्या इमरजेंसी लगी थी, ठीक, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separated by the special majority। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद की प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होता है, ठीक, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द हाउस, जैसे कि लोकसभा से भी 2/3 और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी से जो है वो पास हो। तो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल जो है वो तो सिंपल मेजोरिटी से होता है, और मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी से, और जो फाइनेंस बिल है ये भी, और ये तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो पास होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 की मेजोरिटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल आर्टिकल है 368 आर्टिकल में है, और पार्ट कौन सा है, पार्ट है 20, ठीक है। और जो ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो कहाँ से लिया हम लोगों ने, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया है हम लोगों ने अमेंडमेंट प्रोसीजर वाला नॉलेज। और जो मनी बिल है, हाँ, और जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में है, और ये फाइनेंस बिल 117 में है। फाइनेंस बिल दो होते हैं, एक फाइनेंस बिल ए और एक फाइनेंस बिल एक, और एक 117 ए में है और एक 117 सी में है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल दो प्रकार के होते हैं। और जो मनी बिल है, मनी बिल कौन बताता है कि मनी बिल है, ये बताता है लोकसभा का स्पीकर, जब उसके साइन हो जाते हैं तब उसे मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। और मनी बिल में राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती, लोकसभा की पावर होती है। और मनी बिल में होता क्या है, मनी बिल में टैक्सेस, सैलरीज, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारे कुछ होते हैं। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी रुपए निकालने हैं वो भी। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है, ठीक है। और एक है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 267 है। और ये केवल इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी फंड। और ये किसके किसके लिए होता है, ये केवल प्रेसिडेंट से निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जस्ट बिफोर द डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह से जस्ट पहले, तो मतलब मनमोहन सिंह कब थे, 2004 से 2014 तक, ठीक। ये प्राइम मिनिस्टर थे ना। और इससे पहले कौन था, इससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब थे, 1998 से और 2004 तक, ठीक, 99 से 2004 तक। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना जो है वो किन्होंने लाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल स्कीम, जिसमें कि क्या था, दिल्ली को कोलकाता से, इधर मुंबई से और इधर चेन्नई से ये जोड़ने वाली स्कीम, ये थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये नेशनल हाईवे बना के। और जो है इसके बाद ये 1996 में भी एक बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनिवर्सरी है 25 दिसंबर को मनाई जाती है। और इस दिन क्या बनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है।
और जो पीवी नरसिम्हा राव है, पीवी नरसिम्हा राव जो पीएम है, ये 1991 में इनमें ये लाई थी क्या, एलपीजी रिफॉर्म, मतलब कि लिबरलाइजेशन, लिबरलाई लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन है। ये रिफॉर्म कौन लाया था, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म जब किसके लिए, ये जो है रूलों को कम करने के लिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े और इकोनॉमी ग्रोथ हो। और इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इस टाइम, इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे ये मनमोहन सिंह, मनमोहन मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे इस टाइम। और जो मनमोहन सिंह है, ये हम लोगों ने देखा, जो मनमोहन सिंह है वो क्या राज्यसभा के मेंबर हैं और ये पीएम के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा के कौन कौन से जो मेंबर हैं जो पीएम बने, तो राज्यसभा में इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद हैं एच डी देवेगौड़ा, एच डी देवेगौड़ा, और आई के गुजराल, ठीक है, और उसके बाद मनमोहन सिंह। तो ये चार जो पीएम हैं ये राज्यसभा के मेंबर थे, और वहां से ये पीएम के उम्मीदवार बने, मतलब पीएम बने। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्टिक, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस, मतलब कि चरमपंथी, यानी कि गरमपंथी नेता जो है निम्न में से कौन से हैं, नरम दल, गरम दल वाले, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, गरम दल के नेता कौन है, तो गरम दल के नेता जो हैं इसमें से हैं अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। गरम दल में कौन से थे मेन फेमस नाम, लाल, बाल एंड पाल, तीन प्लस अरविंदो घोष, ठीक, ये चार थे, मतलब कि लाला लाजपत राय, ठीक, जो कि 1928 में जो है वो मारे गए, कब, जब साइमन कमीशन आया था तब। और बाल गंगाधर तिलक जो 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, जब गांधी जी ने 8 अगस्त, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को लॉन्च की थी, 1 अगस्त 1920 को, तब क्या हुआ था, ये बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो क्या हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। और पाल, मतलब कि अ, तो ये तीन हो गए, लाल, बाल, पाल, और जो है अरबिंदो घोष, ये चार चार लोग जो हैं जो क्या हैं, ये गरमपंथ के ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। और इसमें अगर और देखा जाए, इन्होंने क्या किया था, पौंडीचेरी में आश्रम भी बनाया था, ठीक है, किसने, अरविंदो घोष जी ने। और लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इनका एक पेपर है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, ठीक, पंजाब केसरी। और साइमन गोबेक, इन्होंने नारा दिया नहीं। और इसके बाद बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने होम रूल लीग भी बनाई थी, और महाराष्ट्र के पुणे में हेडक्वार्टर बनाई थी, ठीक है। और ये कब बनाई थी होम रूल, 1916 में। और पाल में कौन था, विपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए, तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये 1897 में, 1897 में पहले व्यक्ति बने जो इलेक्टेड हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इलेक्ट हुए थे। और कहाँ पे, लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से, और फिन्सबरी से, फिन्सबरी से सिलेक्ट हुए थे 1897 में।
और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो है वो क्या किया था, 1906 में जो स्वराज वर्ड आईएनसी के सेशन में बोला था, स्वराज वर्ड का यूज किया था, का यूज। और जो स्वराज जो एक्चुअल में वर्ड दिया किसने था, ये दयानंद सरस्वती जिन्हें मूल शंकर भी कहते हैं, उन्होंने दिया था स्वराज वर्ड। और यूज किसने किया था, इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मैडम मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने क्या 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी में फ्लैग फर्ल किया था इंडिया का सबसे पहले। और गोपाल गित गोखले की अगर बात की जाए तो इनने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, इंडिया सोसाइटी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये किनके, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। ठीक है। और एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी संस्था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे किशन किशन सिंह। किशन सिंह जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। और कर्पूरी ठाकुर, ये क्या है, इनको भारत रत्न मिला है अभी, भारत रत्न। ठीक है। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया, एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने। कब, सेकंड राउंड टेबल। और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं टोटल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हुई हैं, लंदन में। तीनों कहाँ पे हुई हैं, लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब कि गोलमेज सम्मेलन। और जो सेकंड वाली है जिसमें गांधी जी हैं, वो गांधी जी जिसमें पार्टिसिपेट करे हैं, तो वो हुई थी 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है। और इसमें केवल गांधी जी ने इसी में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में। क्यों किया था, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले गांधी और इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। उसमें क्या बोला गया था कि गांधी जी, इरविन ने कहा था गांधी जी को कि आप जो है सबने अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को आप बंद कर दीजिए। और गांधी जी ने कहा कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं आपने बंदी बनाए उन्हें छोड़ देना। तो ये पैक्ट के खातिर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट करे थे गांधी जी। और जो सारी जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, तो बी आर अम्बेडकर जी, और सेकंड थे ये बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। और जो अगर ये तो सी तो आंसर हो गया, महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की और बात की जाए, महात्मा गांधी जी ने पेपर कौन कौन से लिखे हैं, हरिजन, नवजीवन नवजीवन और यंग इंडिया, यंग इंडिया और यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। तो ये सारे क्या किए हैं, ये सारे पेपर लिखे हैं। और उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे साथ प्रयोग। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं
इनका इनको टाइटल मिला था सरदार का। और सरदार का टाइटल किन्होंने दिया था? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह जो हुआ था कब? 1931 नहीं, 1928 में, 1928 में हुआ था। और ये तब वहाँ पे गांव की औरतों ने इन्हें टाइटल दिया था सरदार का। ठीक, गांव की औरतें या गांधी जी, कोई भी ऑप्शन में आए, या गांव की औरतें, उन्होंने सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो है वो 1931 में जो आईएनसी का सेशन हो रहा था, उसमें क्या थे? चेयरपर्सन थे। और तब क्या हो रहा था? फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट जो है वो डिस्कस हो रहा था। और जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, जो अपने पहले पीएम है। और जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। और इन्होंने डैम्स को कहा है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को क्या है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बोला है। डैम्स जो हैं उन्हें को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जो है ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू से इतना ठीक है। अब बस बहुत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एट द सेकंड राउंड टेबल का, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमें लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस के जो है वो कौन ऑथर है, लेखक कौन है मुद्रा राक्षस पुस्तक के? तो इनके हैं क्या? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है। और विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम। गुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम क्या है? पुस्तक लिखी थी। और कौटिल्य की अगर बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र, अर्थ, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो बुक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। और कौटिल्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, या इंडियन माइकेवेली, इंडियन माइकेवेली, माइकेवेली, माइकेवेली। ठीक है। और जो कौटिल्य हैं, अगर कौटिल्य की बात की जाए तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके क्या किया था? नंदवंश को हराया था। और उसके बाद कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। और कालिदास जो है, कालिदास ने क्या लिखा है? बुक लिखी है शकुंतला, मेघदूत, और उसके बाद मालका मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये बुक किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी हैं, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और जो कलहन की अगर बात करें तो कलहन जो है, कलहन को क्या कहते हैं? इन्होंने लिखी है राजतरंगिणी, राज तरंगिणी। तो राजतरंगिणी मतलब कि ये कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है इसमें, कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इन कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट? मतलब कि जो 44th अमेंडमेंट द्वारा कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो रिमूव किया गया था? तो इसमें 44वें संविधान संशोधन से कौन सा राइट रिमूव किया गया था? फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। जो आर्टिकल 31 था वो एबॉलिश करके थर्ड 300 ए में पहुंचा दिया। ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया। फंडामेंटल राइट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन से नेशनल इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी जो है उसमें एक वर्ड था, नेशनल इमरजेंसी में एक वर्ड था, इंटरनल, इंटरनल डिस्टरबेंस। इसको चेंज करके क्या कर दिया था? आर्म्ड रिबेलियन।
ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन इसे चेक कर दिया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कब हुआ था? 1978 में। और जो है अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 में है, और स्टेट इमरजेंसी 56 में है, और फाइनेंस इमरजेंसी 1960 में। और जो इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? जर्मनी के शासन से। ठीक है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 से 22 आर्टिकल में है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 में है, और फ्रीडम की 25 से 28 में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये फंडामेंटल राइट हैं सारे। और अगर इक्वलिटी की बात करें तो ये 14 से 18 में है, राइट टू इक्वलिटी। और इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है। और इसके बाद और कुछ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे है? हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर पे है, और महानदी जो है वो कहाँ की नदी है? ये नदी है एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मेनली। ठीक, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये क्या है? महानदी पर क्या है? हीराकुंड डैम है। और उड़ीसा में क्या है? चिल्का लेक भी है, चिल्का लेक पे है। और क्या है? लिंगराज टेम्पल भी है। और क्या है? यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। ठीक, सूर्य टेम्पल भी है। और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में ये चीज़ें हैं। और उसके बाद सतकोसिया गोर्ज भी है, सतकोसिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, ये सब क्या है? ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जो है ठीक है, बस इतना बहुत है। उसके बाद अगर बात करें और उसके बाद अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इसकी 1712 मीटर किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये विंध्या और सतपुड़ा, विंध्यन रेंज जो है और सतपुड़ा रेंज जो है उसके बीच में ये रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें? रिफ्ट वैली, यानी कि रिफ्ट मतलब कि क्या होता है? रिफ्ट वैली मतलब बहती है, रिफ्ट रिफ्ट वैली में जो है वो बहती है। और ये ब्लॉक माउंटेन का पार्ट बनाती है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का मतलब कि जो इसमें क्या होता है? क्रैक हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है? ये नीचे धंस जाता है। उसी में क्या, रिफ्ट वैली में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां बहती हैं। एक नर्मदा और नीचे ताप्ती, तापी, और दोनों ये नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी सरदार सरोवर एक तो डैम है, सरदार सरोवर डैम है। और और क्या है? इंदिरा गांधी डैम है। और नर्मदा नदी के बारे में ये हो गया। और उसके बाद एस्चुरी बनाने वाली अगर और नदियाँ देखी जाएं तो नर्मदा तो हो ही गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, माही हो गई। ठीक है, ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी यानी कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो महानदी है ये क्या बनाती है? डेल्टा। और डेल्टा बनाने वाली साउथ इंडिया की नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक, और कावेरी जो रिवर है, जैसे कि ये लिखा है, कावेरी जो रिवर है ये पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर है। इसका मतलब क्या है? ये सारी साल बहती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ जो बारिश पे डिपेंड करती हैं, मतलब कि मानसून पे डिपेंड करती हैं। ये ग्लेशियर से तो आती नहीं, इस वजह से ये गर्मियों में सूख जाती हैं, इस वजह से जो, लेकिन कावेरी नदी है ये पूरी साल बहती है। ठीक है, और जो कावेरी नदी पर रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है। रिवर वाटर जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडुचेरी। और जो कावेरी नदी पर डैम भी है, एक है कृष्णराज सागर, कृष्ण राज सागर डैम है, ये कृष्णराज सागर कर्नाटक में है। और एक है मैट्टूर डैम, मैट्टूर डैम ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, ये हो गया
कावेरी नदी। और कावेरी नदी को गंगा और साउथ भी कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। और जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर कहाँ, ये अलकनंदा और भागीरथी के मेल जो देवप्रयाग में होता है वहाँ से निकलती है, और हरिद्वार में ये पहले बार प्लेन में आती है, और उसके बाद हरिद्वार के बाद ये कहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल में ये डेल्टा बनाती है। वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना कहते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में, उसके साथ मिलकर ये सुंदरबन डेल्टा का, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। और जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों में, 5 राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद बिहार के बाद झारखंड, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। और ये फिर गंगा नदी गिर जाती है कहाँ पे, ये गिर जाती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण बंगाल खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगर गंगा नदी की लंबाई की देखी जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बाकी फिर नदियों में देखेंगे और भी। जो विष्णुपद टेम्पल है, ये सिचुएटेड है, विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो विष्णुपद जो टेम्पल है वो है गया में। ठीक है, गया में रिलेटेड है, मतलब कि इज द राइट आंसर। और जो नालंदा है, नालंदा में एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो गुप्ता कुमार गुप्ता ने बनाई थी, और इसे डिस्ट्रॉयड किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसे इसे नष्ट कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया, तोड़ दिया था। और ये है कौन, ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, जो गुलाम पंथ का संस्थापक है, जिसने राजधानी लाहौर बनाई थी, जो 1206 से 1210 में डेथ हो गई थी इसकी चौगान खेलते हुए। ये उसका कमांडर इन चीफ है, इसने इसे तोड़ दिया था। और इसने एक यूनिवर्सिटी और तोड़ दी थी, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसे किसने, जो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था, उसको भी ये तोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐबक के बारे में चलो बाद में देखेंगे। और जो ये हो गया नालंदा और ये यूनिवर्सिटी वगैरह। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरे जो जीरादेई, द बर्थ प्लेस ऑफ द डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कम्स फ्रॉम द अंडर विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, मतलब कि जो जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, जो पहले प्रेसिडेंट थे। और ये 1946 में जो पहली टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, वहाँ पे फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी थे। तो ये है जो सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, और इन्हें गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं, गांधी ऑफ बिहार है। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड ये एक पेपर लिखा था, क्या है, गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, बोध गया यूनेस्को हेरिटेज साइट गया में। चलो, इन केस ऑफ डिस एग्रीमेंट ऑन द बिल इन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक की असहमति की स्थिति में क्या होता है, उसकी स्थिति में क्या होता है, उसकी स्थिति में होता है ज्वाइंट सिटिंग। उसकी स्थिति में क्या होता है, उसकी स्थिति में होती है ज्वाइंट सिटिंग, जो कि आर्टिकल 108 में है। ठीक, और ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, ये चेयर कौन करता है, चेयर बाई लोकसभा स्पीकर, एंड समन्वय, मतलब बुलाता कौन है, बुलाता है प्रेसिडेंट। ठीक, और जो एक बिल है, बिल कब यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो एक बिल है, बिल की लाइफ कितनी होती है, टोटल 6 मंथ, 6 मंथ बाद बिल हो जाता है डेड लॉक। क्योंकि बिल क्या होता है, एक प्रपोजल, और प्रपोजल जो है वो एक हाउस से दूसरे हाउस में गया, दूसरे से फिर पहले में आया। ठीक, ऐसा चल चल के अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो बिल खत्म हो जाता है। अगर ये इम्पोर्टेंस का बिल है तो प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या बुलाएगा, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउस जो है वो साथ में बैठेंगे, जो आर्टिकल 8 के तहत है। बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसकी मतलब चेयरमैन कौन बनता है उसका, ज्वाइंट सिटिंग का, तो वो लोकसभा का स्पीकर जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 निबल, 8 बिट, 8 बिट, एक बाइट में जो है 8 बिट है। और 4 निबल, और फिर यही है 8 बाइट, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का खत्म। इसी के साथ और भी नेक्स्ट सेट करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।